जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन के दौरान प्रॉपर क्लास नहीं चल पा रही है, इसलिए सभी टीचर्स ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ा रहे हैं। आज कक्षा 12 इकोनॉमिक्स में आपको पहले चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस रिवाइज हो चुका है और लगभग 30% सिलेबस हमारे जो मेन सिलेबस है उसमें से हट चुका है। अब बचा हुआ जो 70% सिलेबस है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहां जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। पहला लेसन अब इकोनॉमिक्स में रिवाइज होने के बाद हमारा रहेगा परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अर्थात अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र है क्या, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, क्या उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या उसके अंग हैं, और उसके अलावा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सूक्ष्म अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स और बृहद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के परिचय से। इकोनॉमिक्स की बहुत सही परिभाषाएं आपने कक्षा 11 के सिलेबस में पढ़ी हैं, उनको एक बार फिर रिवाइज किया जाता है। अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन अलग अलग समय में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से परिभाषित किया है। इसमें कुछ परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो हम लोगों को याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, इसमें एडम स्मिथ जो एक महान अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों के खोज से संबंधित है। एडम स्मिथ की परिभाषा में अर्थशास्त्र में केवल और केवल धन को सेंटर में रखा गया है। एडम स्मिथ ने बताया कि धन और धन से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज अर्थशास्त्र में आती हैं। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को उन्होंने केवल और केवल मनी अर्थात धन से सीमित कर दिया कि जहां जिस क्रिया में धन और इकोनॉमिक शामिल होगी, वेल्थ शामिल होगी, केवल वही अर्थशास्त्र है, इसके बाहर का एरिया अर्थशास्त्र में शामिल नहीं होगा। इस परिभाषा से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर मार्शल, जिनकी परिभाषा को लगभग पूर्ण परिभाषा इकोनॉमिक्स की बताया गया है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इकोनॉमिक्स की इस डेफिनेशन में प्रोफेसर मार्शल ने पूरे मानव जीवन में उसकी पूरी एक्टिविटी को कवर कर लिया है। पूरी एक्टिविटी के बारे में बताया गया है और यह बताया गया है कि इकोनॉमिक्स का लक्ष्य मानव के भौतिक सुख की प्राप्ति करना है। जब तक मानव को भौतिक सुख प्राप्त नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक्स का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो सब एक्टिविटीज, वो सब क्रियाएं, चाहे वो धन से संबंधित हैं या नहीं है, जिसमें निहित है मानव सुख, मानव का भौतिक सुख, वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत से अर्थशास्त्रियों ने दिया, जैसे प्रोफेसर एल रॉबिन्स, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों का तथा सीमितता और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये भी एक उचित परिभाषा कहलाई है प्रोफेसर रॉबिन्स की। इसमें कहा गया है इस परिभाषा के अकॉर्डिंग कि मानव की जो इच्छाएं हैं, जो विशेष हैं, वो बहुत बड़ी हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के साधन लिमिटेड हैं, कम हैं। अब इन कम साधनों में ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार एक मनुष्य कर सकता है, उसकी कैलकुलेशन, उसकी गणना हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेके मेहता ने भी इकोनॉमिक्स को आवश्यकता विहीनता के बारे में बताया है, जो कि इतनी प्रचलित परिभाषा नहीं है, लेकिन जो पहले 3 परिभाषाएं आपको इकोनॉमिक्स की बताई गई हैं, ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और याद करने, नोट करने लायक परिभाषाएं हैं। इसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के घटक क्या है, अर्थशास्त्र में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के परिचय के बाद, अर्थशास्त्र की परिभाषा के बाद हमें पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किन चीजों का किया जाता है। जो बेसिक अध्ययन है वो है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व का। इन 5 चीजों के अंतर्गत इकोनॉमिक्स घूमता है। हमें पता होना चाहिए उपभोग क्या है। उपभोग वस्तुओं का कंजम्पशन, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ आवश्यकता होती है, नीड होती है, इस आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति उपभोग करता है। उसे भोजन की आवश्यकता है तो वो भोजन ग्रहण करेगा, उसे वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र खरीदेगा, और पूरे जीवन पर्यंत उसे सामान की, वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इन वस्तुओं का प्रयोग करना अपने सुख के लिए उपभोग कहलाता है। उपभोग एक बार फिर डिफाइन कर देते हैं, जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसके जन्म से लेकर के अंत तक जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करता है, प्रयोग करता है अपने सुख के लिए, अपनी
स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, और कहना चाहिए कि अपने लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है उसे उन वस्तुओं का उपभोग कहा जाएगा। अगले टॉपिक्स में हम उपभोग को और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद आता है उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन क्या है? उत्पादन वस्तुओं का निर्माण करना, केवल वस्तुओं का निर्माण करना ही नहीं, अपितु उनका रूप परिवर्तित करके, स्थान परिवर्तित करके उन वस्तुओं को उपभोग करने लायक बनाना उत्पादन कहलाता है। प्रोडक्शन मीन वस्तुओं का रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन करके या नई वस्तुओं का निर्माण करके उसको उपभोग के लायक बनाना, उपभोग के लिए तैयार करना उत्पादन प्रोडक्शन कहलाता है। अगला स्टेप आता है विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज। विनिमय दो तरह का होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले अगर दूसरी वस्तु एक्सचेंज की जाएगी, जैसे किसी को इस वस्तु की जरूरत है, दूसरे आदमी को इस वस्तु की जरूरत है, दोनों आपस में इनको एक्सचेंज कर ले, कहलाता है वस्तु विनिमय। दूसरा इसका स्वरूप जो कि वर्तमान में प्रचलित स्वरूप है वह है मुद्रा विनिमय। किसी वस्तु के बदले अगर धन एक्सचेंज किया जाता है, मनी एक्सचेंज की जाती है, तो वो कहलाती है मुद्रा विनिमय। विनिमय बड़ा विस्तृत टॉपिक है, पूरे देश की इकोनॉमी विनिमय के अंतर्गत घूमती है कि हम कहां से सामान खरीदते हैं, कितने पैसे में खरीदते हैं, उस वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, ये सब चीजें विनिमय के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। जब वस्तुओं का उत्पादन कर दिया जाता है और वो विनिमय के लिए तैयार हैं, फिर उनको अलग अलग स्टेप पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। वितरण के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं कि जो उत्पादन के साधन हैं, 5 उत्पादन के साधन हैं, उनको लाभ का हिस्सा किस प्रकार दिया जाता है, अलग अलग कैसे दिया जाता है। वितरण के अलग से 5 पॉइंट हैं। ये 5 पॉइंट जब वितरण का टॉपिक के बाद चलेगा तो उसमें और विस्तार से डिफाइन कर दिया जाएगा। वितरण का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति या संस्था उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन कार्य में लगे हुए हैं, उनको उनका लाभांश किस प्रकार दिया जाए। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने पूंजी लगा रखी है तो उसको ब्याज किस प्रकार प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति के पास भूमि है तो भूमि से लगान कैसे प्राप्त होगी, और वेतन भोगी व्यक्ति को वेतन कैसे प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति ने जोखिम अर्थात व्यवसाय कर रखा है तो उसको उसका लाभ किस प्रकार मिलेगा। वितरण के टॉपिक इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजस्व। राजस्व का अर्थ है राज्य अर्थात सरकारों की आय। सरकार, भले वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, किसी भी राष्ट्र की सरकार है, वो किस प्रकार अपने खर्चे चलाती है, कहां से वो पैसे लेती है, टैक्स के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, और कहां उस प्राप्त हुए पैसे को खर्च करती है। मानव कल्याण के लिए किस प्रकार कहां कैसे खर्च करती है, ये सब अध्ययन हम राजस्व में करते हैं। एक राज्य अर्थात एक राष्ट्र की सरकार के आय के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं और व्यय की मदें कौन कौन सी हैं, इन सब की चर्चा राजस्व के अंतर्गत की जाती है। यहां हमने पढ़ा अर्थशास्त्र का परिचय। परिचय के बाद अभी यहां बताया गया सूक्ष्म और बृहत, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ है अर्थशास्त्र की वह शाखा जहां किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर इकोनॉमिक्स के नियमों का प्रतिपादन किया जाए, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण। इन 4 टॉपिक में किसी एक इंडिविजुअल अर्थात अर्थशास्त्र के पूरे बृहत क्षेत्र में से एक छोटा सा एरिया, छोटा सा भाग पर हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। इन 5 पॉइंट में से उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण माइक्रो इकोनॉमिक्स के भाग हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के भाग हैं, और बृहत विस्तृत अर्थशास्त्र राजस्व इसके अंतर्गत आता है। अगले टॉपिक में, अगले लेसन में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की और विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में अर्थशास्त्र में आपको इस लेसन में बताया जाएगा अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के अलावा अर्थशास्त्र के महत्व क्या क्या है, इकोनॉमिक्स कहां कहां महत्वपूर्ण है, अगर इकोनॉमिक्स न हो, इकोनॉमिक्स हमारे आसपास न हो तो क्या नुकसान है, क्या क्या हो सकता है अर्थशास्त्र के द्वारा, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। ये एक नोट्स के द्वारा, पीडीएफ नोट्स के द्वारा या जेपीजी नोट्स के द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा।
अर्थशास्त्र के अध्ययन के लाभ क्या हैं, अर्थशास्त्र पढ़ने के लाभ क्या क्या है, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी इसी लेसन के अंतर्गत। और इसके अलावा इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा अर्थव्यवस्था क्या है, जो कि नोट्स के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा गया है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था पूरे राष्ट्र, पूरे देश का वह सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक देश अपने प्राप्त होने वाले धन और अपने व्यय की मदें, कहां से एक राष्ट्र धन एकत्रित करता है, कहां वो राष्ट्र धन को व्यय करता है, इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा।